हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार मिश्र और आज फिर से अपने एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। और आज का हमारा जो शीर्षक है वो है भारत में प्रारंभिक साम्राज्यों का उदय और विदेशी आक्रमण। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो प्रस्तुत है भारत में प्रारंभिक साम्राज्यों का उदय और विदेशी आक्रमण। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि 6ठी सदी ईसा पूर्व का भारत राजनीतिक रूप से काफ़ी विभाजित था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों की स्थापना हो चुकी थी। इन महाजनपदों में से कुछ में राजतंत्रात्मक शासन था जबकि कुछ में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित थी। इन 16 महाजनपदों में मगध, वत्स, कोशल और अवंती ये 4 महाजनपद सबसे अधिक शक्तिशाली थे। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, इन चारों महाजनपदों को लाल, बैंगनी और नीले कलर के सर्किल से हमने बॉक्स से घेरा है। तो ये चारों महाजनपद सबसे अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन इन चारों में आपस में वर्चस्व को लेकर के प्रतिद्वंदिता चलती थी और इस संघर्ष में अंततः मगध को विजय प्राप्त हुई। इस विजय के साथ मगध के नेतृत्व में भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि महाजनपदों के आपसी संघर्ष में आखिरकार मगध को विजय क्यों प्राप्त हुई, या फिर मगध का एक महाशक्ति के रूप में उदय के क्या कारण थे। आने वाली स्लाइड में इसी चीज पर विचार किया गया है। मगध की भौगोलिक स्थिति मगध के लिए शक्ति के अतिरिक्त स्रोत मुहैया कराती थी। उस समय में मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के पर्याप्त साधन थे। मगध के निकटवर्ती जंगलों में पाई जाने वाली हाथियों की विशाल संख्या ने मगध की सेना को पर्याप्त गज शक्ति उपलब्ध कराई। इसके अतिरिक्त मगध के आसपास लोहे की अनेक खदानें थीं। इन खदानों के लोहे का प्रयोग कृषि और युद्ध दोनों में एक साथ किया गया। फलस्वरूप मगध को शक्ति का एक अतिरिक्त स्रोत प्राप्त हुआ। इसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण, मगध का साम्राज्य गंगा और सोन नदी के संगम पर था, गंगा नदी के किनारे था। अतः इस कारण मगध में व्यापारिक सुविधाओं का विकास हुआ तथा राजनीतिक के साथ साथ एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में मगध एक महत्वपूर्ण महाजनपद बन करके उभरा। काल के पूर्व मगध पर क्रमशः 3 राजवंशों ने, हर्यक, शिशुनाग और नंद ने शासन किया, जिनका संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले हर्यक राजवंश और इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक का नाम बिंबिसार था। महाभारत के अनुसार मगध महाजनपद ने प्रथम शक्तिशाली शासक के रूप में बिंबिसार को देखा, जो कि 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार धार्मिक रूप से बुद्ध मत का अनुयायी था। उसने गद्दी पर बैठने के बाद अपने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाया। उसने कौशल देश की राजकुमारी से विवाह किया और फलस्वरूप उसे दहेज में काशी जैसा समृद्ध प्रांत प्राप्त हुआ। अतिरिक्त बिंबिसार ने व्रजियों की राजकुमारी चेल्लरना से भी विवाह किया। फलस्वरूप व्रजियों के साथ उसके मैत्री संबंध मजबूत हुए। पश्चिम की तरफ से अपनी स्थिति को सुरक्षित कर बिंबिसार पूरब की ओर अपने साम्राज्य के विस्तार की ओर बढ़ा। इस क्रम में उसने अंगराज बृहदत्त पर आक्रमण किया, उसे मार डाला और अंग महाजनपद को मगध महाजनपद में शामिल कर लिया। बिंबिसार ने
अपनी राजधानी गिरिब्रज के पास एक नए नगर का निर्माण किया जिसे राजगृह या राजगीर के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि बिंबिसार की राजधानी गिरिब्रज 5 पहाड़ियों से घिरी थी और पत्थरों की दीवारों से इस राजधानी को कवर किया गया था या छिपाया गया था। बिंबिसार के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य, जिनका नाम जीवक था, जीवक को महात्मा बुद्ध और अवंती महाजनपद के राजा चंड प्रद्योत की सेवा करने के लिए भेजा था। महान शासक होने के बावजूद भी बिंबिसार का अंतिम समय अच्छा नहीं बीता और कहा जाता है कि उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद मगध के सिंहासन को प्राप्त किया। धार्मिक ग्रंथों में अजातशत्रु को कुड़िक नाम से भी संबोधित किया गया है। सिंहासन पर बैठने के पश्चात से ही अजातशत्रु ने साम्राज्य के विस्तार की नीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया। चूंकि अजातशत्रु द्वारा अपने पिता की हत्या की गई थी, तो इस बात से कुपित होकर कौशल महाजनपद ने मगध को दहेज में दिया गया अपना काशी का प्रांत वापस ले लिया। इसी विषय पर क्रोधित होकर अजातशत्रु और कौशल महाजनपद में युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रारंभ में कौशल शासक प्रसेनजित की हार हुई, लेकिन कुछ समय के पश्चात दोनों पक्षों में संधि हो गई और अजातशत्रु को काशी के प्रांत के साथ साथ कौशल की राजकुमारी वाजिरा का भी हाथ मिला। इसी क्रम में अजातशत्रु का वज्जी संघ से भी युद्ध हुआ। धार्मिक रूप से अजातशत्रु को जैन मत का अनुयायी माना जाता है। अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार या वटकार की सहायता से अजातशत्रु ने लिच्छियों पर विजय प्राप्त की और वैशाली को उसने ध्वस्त कर दिया। वज्जियों के आक्रमण को रोकने के लिए अजातशत्रु के सामंतों ने, राजनीतिज्ञों ने पाटली ग्राम को दुर्ग रक्षित बनाया, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। धार्मिक परंपरा में अजातशत्रु को जैनों और बौद्धों के मित्र तथा देवदत्त के सहायक के रूप में याद किया जाता है। उल्लेखनीय है कि देवदत्त गौतम बुद्ध के धम्म विरोधी चचेरे भाई थे। अजातशत्रु के ही शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसमें धर्म ग्रंथों का संग्रह किया गया। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयभद्र या उदयन गद्दी पर बैठा। इसके शासन की सबसे प्रमुख घटना पाटलिपुत्र नगर की नींव का डाला जाना था। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड, दर्शक आदि शासन पर बैठे। बौद्ध साहित्य के अनुसार यह सभी उत्तरवर्ती शासक अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। इन पितृघाती शासकों में अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक को मगध के नागरिकों द्वारा निर्वासित कर दिया गया तथा राज्य कर्मचारियों में से एक योग्य मंत्री शिशुनाग को राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया और इस प्रकार शिशुनाग वंश की मगध में स्थापना होती है। साम्राज्य विस्तार के अपने क्रम में शिशुनाग ने अवंती शासक चंड प्रद्योत को नष्ट किया तथा अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसके अतिरिक्त वत्स और कौशल महाजनपद पर भी शिशुनाग ने अपना अधिकार जमा लिया। शिशुनाग ने एक विशेष तथ्य के रूप में अपनी राजधानी पाटलिपुत्र की जगह वैशाली को बनाया। शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक ने अपनी राजधानी स्थायी रूप से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दी। कालाशोक के ही शासनकाल में बौद्धों की दूसरी संगीति वैशाली में हुई थी। कालाशोक के बाद मगध में नंद वंश के हाथों में शासन आया। नंद वंश की स्थापना महानंदिन ने की थी, किंतु शीघ्र ही महापद्मनंद ने उनका वध कर दिया। महापद्मनंद को
साहित्य में एक शक्तिशाली, उदंड और समृद्ध सम्राट कहा गया है। पुराण महापद्मनंद को सर्वछत्रक की संज्ञा देते हैं। महापद्मनंद के समय तक पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, कौरव, कलिंग, शूरसेन और अश्मक आदि जनपद और गढ़ राज्य मगध के विशाल साम्राज्य में सम्मिलित हो चुके थे। महापद्मनंद ने एक छत्र और एक राट की महान उपाधियां धारण की। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, जिनमें धनानंद सबसे छोटा था। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय धनानंद का मगध में शासन था। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को गद्दी से हटाकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि नंदवंश पहला राजवंश था जिसने बिंबिसार और अजातशत्रु द्वारा डाली गई नींव पर एक विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना की। नंदवंश के सम्राटों ने विशाल सेना का संगठन किया, एक सुव्यवस्थित और संगठित शासन प्रणाली को जन्म दिया। इसके साथ उन्होंने पाटलिपुत्र को समस्त उत्तरी भारत का केंद्र बिंदु बना दिया, जो आने वाले 400 वर्षों तक भारत का केंद्र बिंदु बना रहा। भारत पर विदेशी आक्रमण 5वीं और 4वीं सदी ईसा पूर्व में भारत में कुछ विदेशी आक्रमण हुए, जिन्होंने भारतीय राजनीति और भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति के ऊपर अपना व्यापक प्रभाव डाला। इन विदेशी आक्रमणों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला ईरानी अथवा हखमानी आक्रमण तथा दूसरा सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण। भारत पर ईरानी आक्रमण का विवरण हेरोडोटस, स्ट्रैबो तथा एरियन की रचनाओं में मिलता है। हखामनी राजाओं के शिलालेख भी इस आक्रमण के बारे में चर्चा करते हैं। उल्लेखनीय है कि ईसा पूर्व 559 में फारस या ईरान के राजा साइरस ने कपिशा को जीता तथा हिंदू कुश पर्वतमाला तक के प्रदेश को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार फारसी साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत की पश्चिमी सीमा के साथ जुड़ गई। इसी वंश के डेरियस या दारा प्रथम ने कंबोज, पश्चिमी गांधार तथा सिंध प्रांत को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस स्लाइड में ईरानी या हखामनी साम्राज्य का विस्तार दिखाया गया है और इस चित्र को देख करके ये स्पष्ट है कि भारत का पश्चिमी भाग का एक बड़ा हिस्सा ईरानी या हखामनी साम्राज्य के अंतर्गत शामिल हो चुका था। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि 6ठी सदी ईसा पूर्व का भारत राजनीतिक रूप से काफी विभाजित था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों की स्थापना हो चुकी थी। इन महाजनपदों में से कुछ में राजतंत्रात्मक शासन था, जबकि कुछ में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित थी। इन 16 महाजनपदों में सामना किया। ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। भारत का पश्चिमी संसार से संपर्क स्थापित हुआ। भारतीय विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। भारतीय उत्पाद सुदूर मिस्र और यूनान तक पहुंचने लगे। ईरान के प्रभाव में पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ, जो कि हमें अशोक के अनेक शिलालेखों पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ छत्रप की अवधारणा का भारत में प्रवेश हुआ। भारत पर दूसरा प्रसिद्ध विदेशी आक्रमण सिकंदर के नेतृत्व में किया गया, जो कि यूनान के मैसिडोनिया से का शासक था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिमी भारत की राजनीतिक अवस्था अत्यधिक विखंडित थी। उस समय में पश्चिम उत्तर भारत में जो प्रमुख शासक राज्य करते थे उनके विवरण हैं। सिंधु नदी के पूर्व में आधुनिक रावलपिंडी जिले में तक्षशिला नाम का जनपद था।
जहां पर आंभी का शासन था। तक्षशिला व्यापारिक मंडी होने के साथ साथ विद्या के केंद्र के रूप में भी विख्यात था। तक्षशिला के दक्षिण पूर्व में पुरु या पौरव के 2 राज्य थे। उस देश का राज्य जिसे ग्रीक अभिलेखों में महान पोरस कहा गया है, झेलम और चेनाब के बीच, जिसको प्राचीन भारतीय ग्रंथों में केकय देश से संबोधित किया गया था, में फैला था, जबकि महान पोरस के भतीजे छोटे पोरस का राज्य चेनाब से रावी नदी तक के बीच में फैला था। इसके अतिरिक्त अनेक गणतांत्रिक जनतांत्रिक जातियां उस समय में उत्तर पश्चिम भारत में निवास करती थीं, जैसे कि कठ, सौभूति, शिवी, अंबस्ट, मालव और शूद्रक। ईसा पूर्व 329 वर्ष में मकदूनिया राज्य में सिकंदर अपने पिता फिलिप की हत्या के बाद गद्दी पर बैठा। ईसा पूर्व 333 और 331 में सिकंदर ने फारस पर आक्रमण किया तथा हखामनी साम्राज्य को समाप्त कर ईरान पर अधिकार जमा लिया। 326 ईसा पूर्व में भारत में किए गए अपने अभियान में उसे तक्षशिला के शासक आंभी से महत्वपूर्ण सहायता मिली। इस सहायता के द्वारा सिकंदर हाइडे स्पीज, जिसको आधुनिक समय में झेलम के नाम से जाना जाता है, की ओर बढ़ा, जहां पर महान पोरस के साथ सिकंदर की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पोरस की हार हुई, लेकिन विजेता ने पराजित के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया तथा पोरस को उसका राज्य लौटा दिया गया। इसके बाद सिकंदर पश्चिम उत्तर भारत के सभी छोटे बड़े राज्यों को जीतते हुए व्यास नदी, जिसे यूनानी ग्रंथों में हुफासिस के नाम से संबोधित किया गया है, की ओर प्रस्थान किया, किंतु सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस कारण सिकंदर विवश होकर वापस जाने को मुड़ा। उसने अपनी सेना के 2 भाग किए। उसने अपनी सेना की एक टुकड़ी को अपने जल सेनापति नियार्कस के नेतृत्व में समुद्र मार्ग से भेजा, जबकि उसके नेतृत्व वाली दूसरी टुकड़ी रावी और चेनाब की तराई में रहने वाली स्वतंत्र और लड़ाकू जातियों से लड़ती हुई आगे बढ़ी। मालव गणराज्य पर विजय के क्रम में सिकंदर को एक घातक चोट का सामना करना पड़ा। संभव है इसी चोट के कारण बेबीलोन पहुंचकर ईसा पूर्व 323 में सिकंदर की 33 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। भारत में सिकंदर ने अपने विजित प्रदेशों की समुचित व्यवस्था की। व्यास और झेलम के बीच का जीता हुआ भाग उसने पुरु राज्य को दे दिया, जबकि झेलम और सिंध के बीच का भाग उसने आंभी को सौंपा। सिंध के पश्चिम के भारतीय प्रदेश सेनापति फिलिप को सौंप दिए गए। इसके अतिरिक्त यवन सेना की टुकड़ियां पुष्कलावती, तक्षशिला तथा दूसरे सामरिक महत्व के स्थानों पर रखी गईं। सिकंदर ने भारत में लगभग 19 महीने का समय व्यतीत किया। यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर पश्चिमी भारत के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप नष्ट हो गई, जिसे कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य सरलता से स्थापित किया। पश्चिम उत्तर भारत में यवन बस्तियां स्थापित होने के कारण यवन और भारतीय लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हुई। सिकंदर के आक्रमण की तिथि अर्थात 326 ईसा पूर्व ने भारतीय इतिहास के तिथि क्रम की समस्या को सुलझा लिया और इस तिथि ने भारत के क्रमबद्ध इतिहास को लिखने में अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाई। सिकंदर के साथ आए लेखकों ने भारत के बारे में अपने विवरण लिख छोड़े, जिनके द्वारा हमें तत्कालीन पंजाब और सिंध की परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। तो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। यदि आपके कोई प्रश्न, कोई मार्गदर्शन या कोई सलाह और सुझाव है तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। हमें आपके कमेंट का
उत्साहपूर्वक ढंग से सदैव प्रतीक्षा रहती है। इसके साथ अंत में एक बार मैं पुनः आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोस नियमित रूप से आपको मिलते रहें। आपके सुझाव और आपकी सलाह की प्रतीक्षा में मैं पुष्पेंद्र कुमार मिश्र आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।